कहानी द नन मर्डर केस, चर्च के अंधेरे रहस्य। भाग 1। सुबह का सन्नाटा और एक रहस्यमयी मौत। केरल के एक छोटे से कस्बे में स्थित सेंट मेरी कॉन्वेंट अपनी सादगी और धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध था। इस कॉन्वेंट में रह रही 35 वर्षीय सिस्टर मारिया एक निष्ठावान नन थी जो पिछले 10 सालों से यहाँ सेवा दे रही थी। 7 जून 2018 की सुबह जब एक सफाई कर्मी रोजी कॉन्वेंट के कुएं से पानी भरने गई तो उसकी चीखों ने पूरे कॉन्वेंट को हिला दिया। कुएं में एक शव तैर रहा था। जल्द ही पुलिस आई और शव को बाहर निकाला गया। शव सिस्टर मारिया का था। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या माना क्योंकि चर्च के अधिकारियों ने बताया कि सिस्टर मारिया कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी। लेकिन कुछ सवाल थे। 1, अगर यह आत्महत्या थी तो सिस्टर मारिया ने कुएं में छलांग क्यों लगाई? 2, उनके शरीर पर चोटों के निशान क्यों थे? 3, कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? भाग 2। फोरेंसिक जांच और चौंकाने वाले तथ्य। शव को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। मृत्यु का कारण डूबने से दम घुटने की बजाय पहले गला दबाने से हत्या की गई थी। शरीर पर चोटें, उनकी कलाई और गले पर चोटों के निशान थे जो आत्महत्या की संभावना को खारिज कर रहे थे। बलात्कार के संकेत। शव पर यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निशान थे जिससे यह मामला और भी संगीन हो गया। पुलिस को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। भाग 3। चर्च और राजनीति के काले रहस्य। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी पुलिस को पता चला कि सिस्टर मारिया ने चर्च के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में पता लगा लिया था। चर्च में कुछ प्रभावशाली पादरी यौन शोषण और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सिस्टर मारिया ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे जिससे चर्च के बड़े पदाधिकारी और कुछ राजनीतिक लोग भी फंस सकते थे। उन्होंने इसे उजागर करने की धमकी दी थी लेकिन इससे पहले ही उन्हें खामोश कर दिया गया। भाग 4। गुप्त गवाह और एक सनसनीखेज कोर्ट ट्रायल। इस मामले में पुलिस के पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं था लेकिन फिर एक गुप्त गवाह सामने आया। कॉन्फेशन बॉक्स में काम करने वाली एक अन्य नन सिस्टर एलिजाबेथ। उन्होंने बताया सिस्टर मारिया को चर्च के एक प्रभावशाली पादरी ने धमकियां दी थी। चर्च के कुछ सदस्य पॉलिटिकल लीडर्स से जुड़े थे जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हत्या की रात चर्च के अंदर कुछ लोगों की संदिग्ध हलचल देखी गई थी। भाग 5। कोर्ट ट्रायल और इंसाफ की जंग। पुलिस ने डीएनए सैंपल और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्च के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ट्रायल के दौरान फोरेंसिक रिपोर्ट्स को सबूत के रूप में पेश किया गया। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीक्रेट ट्रायल रखा गया। चर्च और राजनीतिक दबाव के बावजूद मीडिया ने इसे जोरदार तरीके से उठाया। अंत में मुख्य आरोपी पादरी जोसेफ और 2 अन्य चर्च अधिकारी दोषी पाए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भाग 6। एक नई शुरुआत। इस केस ने चर्च में फैले अंधकार को उजागर किया और कई अन्य पीड़ित महिलाओं को सामने आने की हिम्मत दी। सिस्टर मारिया की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। भाग 7। मीडिया ट्रायल और चर्च का पर्दाफाश। जब कोर्ट ट्रायल चल रहा था तब मीडिया इस केस को पूरी ताकत से कवर कर रही थी। कई न्यूज चैनलों ने इस केस को द नन मर्डर मिस्ट्री का नाम दिया और लगातार इस पर रिपोर्टिंग की। चर्च और राजनीति के बीच गहरे संबंधों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन भी किए गए। कुछ प्रमुख खुलासे। 1, चर्च के अंदर पहले भी ननों के यौन शोषण के मामले सामने आए थे लेकिन उन्हें दबा दिया गया। 2, सिस्टर मारिया एक गुप्त डायरी लिखा करती थी जिसमें उन्होंने चर्च के अंदर हो रही गलत गतिविधियों का जिक्र किया था। 3, चर्च प्रशासन ने इस केस को आत्महत्या साबित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। इन खुलासों के बाद कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। उन्होंने न्यायपालिका से मांग की कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के तहत की जाए। भाग 8। चर्च और राजनीति के अंदरूनी खेल। जांच के दौरान यह पता चला कि चर्च के कई अधिकारी स्थानीय नेताओं से जुड़े थे। इन नेताओं ने चर्च की मदद से अपने वोट बैंक को मजबूत किया था और बदले में चर्च को कानूनी सुरक्षा देते थे। पुलिस को कुछ सीक्रेट बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी मिले जिनमें चर्च के खातों से कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को पैसा ट्रांसफर किया गया था। यह पैसा किन कामों में इस्तेमाल किया गया इसकी जांच भी शुरू हुई। एक चर्च अधिकारी ने कबूल किया कि सिस्टर मारिया की हत्या की रात चर्च में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें उनकी हत्या का प्लान बनाया गया था। भाग 9।
फोरेंसिक सबूतों की निर्णायक भूमिका। कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब फोरेंसिक टीम ने डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक सिस्टर मारिया के शरीर पर मिले डीएनए सैंपल्स चर्च के एक वरिष्ठ अधिकारी और उसके 2 सहयोगियों से मेल खाते थे। 2 चर्च के परिसर से उनका टूटा हुआ क्रॉस मिला, जिससे पता चला कि उसने संघर्ष किया था। 3 कुएं के पास खून के धब्बे पाए गए, जो साफ दर्शाते थे कि उन्हें पहले मारा गया और फिर कुएं में फेंका गया। इन सबूतों ने कोर्ट में आरोपियों की गिरफ्तारी को मजबूत किया। भाग 10, न्याय की जीत और चर्च का पतन। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी पादरी जोसेफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 अन्य चर्च अधिकारी और एक राजनीतिक नेता भी साजिश रचने के आरोप में दोषी पाए गए। इस केस के फैसले के बाद चर्च के कई अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने चर्च से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी। देश भर में ननों के लिए सुरक्षा कानूनों में सुधार की मांग उठी। भाग 11, सिस्टर मारिया की विरासत। हालांकि सिस्टर मारिया अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी लड़ाई ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उनके नाम पर कई महिला सुरक्षा संगठनों का गठन किया गया। आज भी जब कोई चर्च के इस काले सच को याद करता है, तो सिस्टर मारिया का नाम उस निडर नन के रूप में लिया जाता है, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपना जीवन बलिदान कर दिया। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक सच्चाई की किरण उसे चीरने के लिए काफी होती है।